नमस्कार, मैं हूं राजेश तिवारी। मेरे YouTube चैनल पर फिर से सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ते हैं शब्द और पद, कक्षा 10वीं के लिए पहला पाठ शब्द और पद। तो सबसे पहले शब्द के बारे में जानते हैं और उससे पहले कुछ बातें जान लें। जैसे कि ये है, कुछ ध्वनियां मैं लिख रहा हूं। इस प्रकार से ये ध्वनियां, इनको हम कहते हैं ध्वनि। ध्वनि मतलब आवाज, साउंड, जो हमारे मुखों से निकलता है। जो साउंड हम मुख से निकालते हैं उसको ध्वनि कहते हैं। तो य र स्वर वर्ण जितने हैं, अ आ इ उ ऊ री ए, ये सभी ध्वनियां हैं, एक एक ध्वनियां हैं। उसी प्रकार से व्यंजन वर्ण जितने क ख ग घ, सभी अलग अलग स्वतंत्र ध्वनियां हैं। स्वतंत्र मतलब जैसे मैं अकेला, मैं स्वतंत्र हूं, मेरे अंदर और कोई आदमी नहीं है, कोई इंसान दूसरा नहीं है, इसलिए मैं अकेला हूं, स्वतंत्र हूं। उसी प्रकार से ये सारी ध्वनियां क ख ग अ आ सभी अकेले स्वतंत्र हैं, इनको स्वतंत्र ध्वनियां कहते हैं। अब ये ध्वनियां और इनको अक्षर और वर्ण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्षर और वर्ण। अक्षर का मतलब वर्ण, वर्ण का मतलब अक्षर, ध्वनि। तो इन अक्षरों से, इन वर्णों से, इन ध्वनियों से शब्दों का निर्माण होता है। ध्वनि ही शब्द बनाते हैं। कभी कभी क्या होता है, अब ध्वनियों के शब्द बनाने की जो प्रक्रिया है, जो नियम है, वह ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी शब्द रख दें और वह कुछ भी वर्ण रख दें, कोई भी वर्ण एक में मिला दें, जो तो मिला दें तो वो सारे शब्द बन जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। अब जैसे ख य, अगर हम लेते हैं ये ख और उसके साथ ले लिया य, ख य, ख य का कोई मतलब नहीं है, ख शब्द का कोई मतलब नहीं है। लम, लम शब्द का कोई मतलब नहीं है, कोई अर्थ नहीं है, निरर्थक शब्द है ये। यह सार्थक शब्द नहीं है लम, यह निरर्थक शब्द है जिसका कोई अर्थ ही नहीं है। लेकिन इसी लम को अगर हम इस तरह लिख दें, मल शब्द का अर्थ है, मल शब्द का एक अर्थ है। तो वर्णों से शब्द बनते हैं, वर्णों से शब्द बनते हैं। एक एक वर्ण को मिलाकर हम शब्द का निर्माण कर सकते हैं। अब ह ल म, हलम का कोई मतलब नहीं है, यह निरर्थक शब्द है, इस शब्द का कोई अर्थ नहीं है। लेकिन इसी को हम थोड़ा उलटफेर कर दें, इन वर्णों को, एक एक ध्वनियों को अगर हम सही जगह पर नियम के अनुसार रखेंगे तो एक सार्थक शब्द निकलेगा, एक अर्थ देने वाला शब्द बन जाएगा। जैसे पहले मां को ले लेते हैं, मां, उसके बाद ह को ले लेते हैं, ह ल, महल, महल, महल एक सार्थक शब्द है, इस शब्द का अर्थ है, लेकिन हलम शब्द का कोई अर्थ नहीं है। अब इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शब्द क्या है। तो हम कह सकते हैं शब्द उन ध्वनियों के, शब्द ध्वनियों के मेल को जो कोई अर्थ दें और स्वतंत्र हों, उन्हें कहते हैं। वर्णों के, अक्षरों के या ध्वनियों के सार्थक और स्वतंत्र मेल को शब्द कहते हैं। अब शब्द की परिभाषा को और अच्छी तरह समझने के लिए हम जाते हैं यहां। एक या एक से अधिक वर्णों से बनी
स्वतंत्र सार्थक इकाई शब्द कहलाती है। सार्थक, स्वतंत्र, इकाई, ये तीन शब्द आपको परेशान करेंगे। स्वतंत्र मतलब जैसा कि पहले ही मैंने बताया था, आजाद, जैसे मैं आजाद हूं, अकेला हूं, वैसे ही शब्द भी अकेले होते हैं तो ही वे शब्द कहलाते हैं। स्वतंत्र होते हैं तो ही वे शब्द कहलाते हैं। उसी प्रकार से सार्थक होते हैं, ये जो शब्द होते हैं या होने चाहिए, ये सार्थक यानी मीनिंगफुल, अर्थ देने वाले, जिनका कोई अर्थ निकले। जैसा कि पहले मैंने बताया था कि ल म ह कोई शब्द नहीं है, सार्थक नहीं है, लेकिन म ह ल यह सार्थक शब्द है, इसका एक अर्थ है, इसका एक मीनिंग है। इकाई मतलब यूनिट में कोई एक चीज तो होता नहीं है। एक यूनिट में मान लो म ह ल, तीन अक्षर, तीन वर्ण आ गए एक ही यूनिट में, एक इकाई में। इसीलिए इन तीन शब्दों से आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, ये तीनों ही शब्द मैंने बता दिए। तो एक या एक से अधिक वर्णों से बनी एक शब्द, एक भी होता है, एक वर्ण का भी शब्द होता है। जैसे न एक शब्द भी है, एक वर्ण भी है। न कहते हैं ना, तुम न जाना, न शब्द भी है, वर्ण भी। ऐसे कुछ अक्षर है, कुछ वर्ण है जिनको हम वर्ण भी कह सकते हैं और वो शब्द का भी काम करते हैं। तो एक या एक से अधिक वर्ण, जैसा कि म ह ल, तीन वर्ण मिलकर क्या करते हैं, इन वर्णों से बनी स्वतंत्र सार्थक इकाई शब्द कहलाती है। ठीक है। अब शब्द के बाद आ जाता है पद। पद क्या है? तो मैं बता दूं आप लोगों को कि शब्द ही पद है। अब सवाल है कि यदि शब्द ही पद है तो उसे शब्द न कहकर पद क्यों कहते हैं? शब्द को शब्द ही रहने दे, शब्द ही कहने दे, तो शब्द को पद क्यों कहते हैं? तो इसके कारण हैं। यूं ही शब्द को पद नहीं कहा जाता है। शब्द क्या है यह बात आपको समझ में आ गई, लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि शब्द ही पद हैं, लेकिन कब ये शब्द पद बन जाते हैं यह समझने की आवश्यकता है। तो जब यही शब्द, जैसा कि मैं दिखाता हूं आपको, एक वाक्य, क्या यह वाक्य आपको सही लग रहा है? बिल्कुल नहीं, यह वाक्य सही नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां जितने शब्द हैं, कितने शब्द हैं? 1 2 3 4, 4 शब्द हैं। चारों व्याकरण के नियम के अनुसार सही स्थान पर नहीं है। ये जहां तहां रख दिए गए हैं, जंबल कर दिए गए हैं। जंबल बोलते हैं ना, जंबल वर्ड्स, तो जंबल कर दिए गए हैं। इन जंबल्ड वर्ड्स को आपको सही क्रम में लगाना है। व्याकरण के नियम के अनुसार ये सही स्थान पर नहीं है। अब जैसे अगर हम इसी को कर दें, अब हम इसको सही स्थान पर जो व्याकरण का नियम कहता है उस अनुसार हम बैठाने जा रहे हैं। पहले आ जाएगा राम, उसके बाद घर, उसके बाद जाता, उसके बाद है। अब ये व्याकरण के नियम के अनुसार एक एक शब्द सही स्थान पर आ गए हैं। तो यहां जो कि हमने देखा, घर, है, जाता, राम, यहां प्रत्येक शब्द ही है। एक एक शब्द ही है, शब्द है। लेकिन
दूसरे वाक्य में जब हम जाते हैं तो चूंकि यह व्याकरण के नियमों के अनुसार सारे शब्द एक क्रम में आ गए हैं, एक वाक्य का निर्माण कर चुके हैं, इसलिए इस वाक्य में आए हुए सारे के सारे शब्द शब्द न कहलाकर पद कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे? पद। यानी कि अब हम पद की परिभाषा भी बहुत खूबसूरती से दे सकते हैं आराम से कि पद किसे कहते हैं। तो वाक्य में प्रयोग होने वाले शब्दों को ही पद कहते हैं। देखिए, शब्द ही पद हैं, लेकिन ये पद कब बन गए? जब इन्हीं शब्दों का हमने वाक्य में प्रयोग कर दिया तो ये पद बन गए। अब मैं आपको बता दूं सबसे बड़ी बात कि एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में अभी तक इस पाठ से यानी शब्द और पद पाठ से केवल 2 ही प्रश्न आए हैं। पहला प्रश्न, शब्द और पद में उदाहरण सहित अंतर स्पष्ट कीजिए। या तो ये आया, किसी साल ये प्रश्न आया, और किसी साल आ गया पद और पदबंध में उदाहरण सहित अंतर स्पष्ट कीजिए। पदबंध मैं बाद में दिखाता हूं, लेकिन फिलहाल ये 2 ही प्रश्न अब तक बोर्ड एग्जाम में आए हैं, इसके अलावा कुछ नहीं आया है। इसलिए मैं बहुत ज्यादा डिटेल में शब्द और पद में नहीं जाऊंगा, मूल बातें समझाकर ही आपको ये पाठ समाप्त करूंगा। खैर, आगे चलते हैं। तो शब्द और पद में अंतर, शब्द और पद में क्या अंतर है, ये प्रश्न आता है। उसका उत्तर यहां मैंने लिखा हुआ है, आप देख लीजिए। एक या एक से अधिक वर्णों से बनी स्वतंत्र सार्थक इकाई शब्द कहलाती है, जैसे कक्षा, किताब, पढ़ना आदि। परंतु यही शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होते हैं तब वे शब्द न कहलाकर पद कहलाते हैं। जैसे बच्चा कक्षा में किताब पढ़ता है, बच्चा कक्षा में किताब पढ़ता है। ये हो गया शब्द और पद में अंतर। आप इसको लिख लेना, आपका शब्द और पद में उदाहरण सहित अंतर, ये उत्तर देने से हो जाएगा। ठीक है, अब हम थोड़ा आगे देख लेते हैं। शब्द के कुछ भेद हैं, जैसे व्युत्पत्ति के अनुसार, रचना के अनुसार, स्रोत के अनुसार, सब अलग अलग कुछ भेद हैं। बहुत बड़ा शब्द का जो एरिया है वो छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है। तो हम थोड़ा थोड़ा करके चीजों को, कुछ कुछ जरूरी जो है उनको हम देख लेते हैं। शब्द, अब शब्द में जैसा कि उत्पत्ति के अनुसार या व्युत्पत्ति के अनुसार, जन्म के अनुसार भी कह सकते हैं। शब्दों का जन्म कहां से हुआ? शब्दों का जन्म 4 जगहों से हुआ, जैसे तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी। जन्म के अनुसार शब्दों का जन्म 4 प्रकार से हुआ। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशी शब्द 4 जगहों से आए। तत्सम से आए। तत्सम में 2 शब्द हैं। तत् का मतलब उसके, और सम का मतलब समान।
उसके समान। किसके समान? संस्कृत के समान। यानी कि तत्सम शब्द वे शब्द हैं जो संस्कृत से आए हुए हैं। जिन शब्दों का संस्कृत में जिस प्रकार से प्रयोग किया जाता है, हूबहू वही शब्द जो हिंदी में आकर प्रयोग होते हैं, जैसा संस्कृत में उनका प्रयोग होता है वैसा ही वे आकर हिंदी में भी प्रयुक्त होते हैं। ऐसे शब्दों को ही तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे अग्नि, अग्नि तत्सम शब्द है, संस्कृत शब्द है, लेकिन अग्नि का हम प्रयोग हिंदी में भी तो करते हैं। हालांकि अग्नि का एक दूसरा रूप है। हिंदी में अग्नि का एक दूसरा पर्यायवाची शब्द भी है जिसको कहते हैं आग, और वही आग तद्भव है। तद्भव में तद, तद मतलब तत्, उससे, तत् का मतलब उससे, और भव मतलब भव, भव मतलब जन्मा हुआ, जन्मा हुआ। तो तत्सम में हमने क्या देखा था? उदाहरण मैंने दिया था अग्नि। अब तत्सम चूंकि संस्कृत शब्द है और इसी संस्कृत से जन्मा हुआ, इसी अग्नि से जन्मा हुआ तद्भव, तद्भव, तद मतलब उससे, भव मतलब जन्मा हुआ, उससे जन्मा हुआ। किससे जन्मा हुआ? संस्कृत से जन्मा हुआ, संस्कृत से पैदा हुआ। अब संस्कृत के शब्द से क्या पैदा हुआ? संस्कृत का शब्द है अग्नि, और इसी शब्द से अग्नि से पैदा हुआ आग। यानी कि संस्कृत शब्द का तत्सम शब्द का दूसरा रूप तद्भव है। ठीक है। अब देशज, देशज, देश और देश का मतलब देश में, का मतलब जन्मा हुआ। ऐसे शब्द जो अपने ही देश में जन्मे हों, जिनका जन्म अपने देश में ही हुआ है। हम लोगों ने किया, हमने किया, आपने किया, हमारे पूर्वजों ने किया। जैसे लोटा, लोटा ये शब्द कहीं विदेश से नहीं आया, ये अपने देश से ही पैदा हुआ। खटिया, घड़घड़ाना, घड़घड़ाना कहते हैं ना, बादल घड़घड़ा रहा है। ठीक है। तो ये देशज शब्द हैं, और भी बहुत सारे देशज शब्द हैं अपने ही देश में जिनकी उत्पत्ति हुई है। विदेशी शब्द, जाहिर सी बात है शब्द से ही पता चलता है जो विदेशों से आए हैं। जैसे उर्दू शब्द विदेशी शब्द कहलाएंगे। डॉक्टर, डॉक्टर, इंजीनियर, ये सारे विदेशी शब्द हैं। अब मैं जो सबसे जरूरी है, जो बात सबसे जरूरी है, यानी कि भेद, शब्दों के भेद, पदों के भेद। तो शब्द के जो भेद हैं, इस पाठ के लिए जो भेद जरूरी हैं उनके बारे में ही समझाऊंगा। ठीक है। जैसे शब्द भेद में प्रयोग के आधार पर शब्द भेद, पद के प्रयोग के आधार पर शब्दों के दो भेद होते हैं, और इन दो भेदों को इस पाठ के लिए समझना सबसे जरूरी है। तो शब्द के प्रयोग के आधार पर दो भेद, विकारी और नंबर दूसरा अविकारी। पद के प्रयोग के आधार पर शब्द के ये दो भेद हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। इन दोनों भेदों को समझना जरूरी है। इन दोनों भेदों से ही आपको इस पाठ के लिए सहायता मिलेगी, और जो कुछ भी आएगा यहीं से आएगा। वैसे मैंने पहले ही बता दिया है कि वो दो प्रश्न जो हैं वही आज तक आते आए हैं, आगे भी वही आएंगे, उनमें से ही कोई एक आएगा। जो दो प्रश्न मैं आपको पहले ही दे चुका हूं, इसलिए इस पाठ के लिए आपको बहुत ज्यादा टेंस्ड होने की जरूरत नहीं, बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है।
अब हम देखते हैं विकारी और अविकारी शब्द क्या है। विकारी शब्द, विकारी शब्द विकार शब्द से बना। विकार, विकार का मतलब क्या होता है? विकार का मतलब विकार, विकार मतलब परिवर्तन। अविकारी, अविकारी, अ मतलब, अ का मतलब नहीं, और विकारी मतलब जानते ही हैं आप, अविकारी। विकारी मतलब विकार, विकार मतलब परिवर्तन, मतलब नहीं है जिसमें परिवर्तन। विकारी मतलब परिवर्तनशील, अविकारी मतलब अपरिवर्तनशील, चेंजेबल। इंग्लिश में इजी होगा आपके लिए, मुझे पता है। विकारी मतलब चेंजेबल और अविकारी मतलब अनचेंजेबल, ठीक है, अब समझ में आया? चेंजेबल, अनचेंजेबल। अब नियम कहता है कि विकारी शब्द वे शब्द होते हैं जो परिवर्तित होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं, बदलते रहते हैं, परिवर्तित होते रहते हैं। अविकारी शब्द वे शब्द होते हैं जो परिवर्तित नहीं हो सकते, बदल नहीं सकते, जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। पहले हम देखते हैं विकारी शब्द। विकारी शब्द कौन कौन से शब्द होते हैं? तो जैसे कि देखो, विकारी शब्द में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण परिवर्तन होता है। संज्ञा शब्द परिवर्तित होते हैं, जैसे लड़का, देखो क्या किस किन किन के कारण परिवर्तन होता है। लड़का, तो जैसा कि हमने देखा कि विकारी शब्द वे शब्द होते हैं जो परिवर्तनशील होते हैं, बदलते रहते हैं। किस प्रकार का बदलाव? विकारी शब्द मैंने कहा परिवर्तनशील होते हैं, बदलते रहते हैं, तो किस प्रकार का बदलाव इनमें आता है? तो देखो, विकारी शब्दों में लिंग संबंधी बदलाव आता है। लिंग संबंधी, जैसे लड़का, लड़का शब्द क्या है? लड़का शब्द क्या है? एक संज्ञा शब्द है और लड़का से बन गया लड़की। लड़का का परिवर्तन, लड़का शब्द परिवर्तित होकर बदलकर लड़की बन गया, यानी कि लड़का शब्द विकारी शब्द है। लड़की बना, किसके कारण परिवर्तन हुआ? लिंग के कारण। किसके कारण? लिंग के कारण। अभी वही लड़का शब्द, उसी लड़का शब्द से एक और परिवर्तन होता है, लड़के। और लड़का से जब लड़के बना तो यह परिवर्तन किसके कारण हुआ? वचन के कारण। किसके कारण? वचन के कारण। वही लड़का शब्द फिर से परिवर्तित होकर बन गया लड़कों से। कभी कभी वाक्य में हम प्रयोग करते हैं, लड़कों से कह दो, लड़कों से कह दो। ये लड़कों से आपने पहले क्लास 7-8 में पढ़ा हुआ कारक, कारक पढ़ा है ना? तो यह कारक के कारण परिवर्तन होता है। कारक की विभक्ति क्या से होती है कि नहीं? कर्ता ने, कर्म को, करण से, के द्वारा, ये सारी विभक्तियां हैं, तो यह कारक के कारण परिवर्तन है। तो इस प्रकार से विकारी शब्दों में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण और भी कुछ पहलुओं के कारण, कुछ तत्वों के कारण और भी परिवर्तन होते हैं, लेकिन ये मूल कारण है जिनके चलते विकारी शब्दों में परिवर्तन आता है। अब विकारी शब्दों के मुख्य रूप से कितने भेद हैं? 4 भेद हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। यानी संज्ञा शब्द परिवर्तित होते हैं, सर्वनाम शब्द भी परिवर्तित होते हैं, क्रिया शब्द भी परिवर्तित होते हैं और
विशेषण शब्द भी परिवर्तित होते हैं। क्रिया शब्द जैसे दौड़ता है, दौड़ते हैं, दौड़ रहे हैं, ये सारा परिवर्तन है। मतलब ये शब्द वाक्य प्रयोग के अनुसार वाक्य का जैसा डिमांड होता है, वाक्य की जैसी चाहत होती है, उस अनुसार इन शब्दों को हम परिवर्तित करके वाक्य निर्माण कर सकते हैं। लेकिन अविकारी शब्द ठीक इसके विपरीत है। तो क्या है अविकारी शब्द, अब हम देखते हैं। बच्चों देखो, ये शब्द हैं, ये सारे शब्द अविकारी शब्द हैं। तथा, धीरे धीरे, धीरे धीरे, ध्यान पूर्वक, मैंने कहा ये शब्द अविकारी शब्द है, यानी अपरिवर्तनशील शब्द है। इनमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। कैसे? आप इस शब्द का लिंग बदल कर देखिए। तथा शब्द, तथा शब्द का कोई लिंग बदलेगा? तथा को कभी आपने तथी कहा? बोला क्या? अगर हम तथा को पुल्लिंग मान लेते हैं तो क्या तथी इसका स्त्रीलिंग है? ऐसा मिला कभी? नहीं। यानी कि तथा शब्द जैसा है वैसा ही प्रयोग होगा। धीरे धीरे, धीरे धीरे शब्द हम जब भी अपनी भाषा में, अपने वाक्य में प्रयोग करते हैं, कभी इसका लिंग हमने बदला? धीरे धीरे बोला, धीरे धीरे का वचन धीरो धीरो बोला, तथा का वचन तथे तथे बोला, तथो तथो बोला। क्या? ध्यान पूर्वक, ध्यान पूर्वक का स्त्रीलिंग क्या ध्यान पूर्वक ही होगा? नहीं होगा। ध्यान पूर्वक ही इसका वचन बदलेगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा। धीरे धीरे, तथा, ध्यान पूर्वक, ये ऐसे शब्द हैं, सिर्फ यही शब्द नहीं, बहुत सारे शब्द हैं जो अपरिवर्तनशील होते हैं, अविकारी होते हैं। क्योंकि अभी सवाल है, इनको अविकारी क्यों कहते हैं? क्योंकि ये वे शब्द हैं जिनका परिवर्तन लिंग, वचन, कारक आदि के कारण नहीं हो सकता है। ऐसे शब्दों को हम अविकारी शब्द कहते हैं। विकारी शब्द के भेद हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, 4। उसी प्रकार से अविकारी शब्द के भी कुछ भेद हैं, 5। कौन कौन से? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात। ये 5 भेद हैं अविकारी शब्दों के। क्या क्या? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात। यानी कि ये जो शब्द हैं, ये जो शब्दों के 5 प्रकार हैं, इन 5 प्रकार के शब्द, इन 5 प्रकारों में जो शब्द आएंगे, इनकी कैटेगरी में जो शब्द आएंगे वो सभी अविकारी होंगे। आप किताब में देख लेना कौन कौन से शब्द आ रहे हैं इनके अंतर्गत, ठीक है ना। उसी प्रकार से संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया जो विकारी शब्द हैं उनमें भी देख लेना संज्ञा के कौन कौन से शब्द हैं जो विकारी हैं, सर्वनाम के कौन कौन से शब्द विकारी हैं। उसी तरह ये अविकारी शब्द भी हैं। क्या क्या है अविकारी शब्द? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात। अब हम जाते हैं पदबंध। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, एक प्रश्न आता है, एक दूसरा प्रश्न भी आता है। पहला प्रश्न हुआ था शब्द और पद में उदाहरण सहित अंतर। दूसरा प्रश्न बोर्ड की परीक्षाओं में आने वाले प्रश्न है ये 2 ही प्रश्न बार बार आते हैं। दूसरा प्रश्न क्या था? पद और पदबंध में अंतर। तो जैसा कि आपने शब्द और पद समझ लिया, तो पद तो आपको समझ में आ गया है। अब हम समझने का प्रयास करेंगे पदबंध क्या है। पद के बारे में तो हम पढ़ चुके हैं ना। पद हमने क्या बताया था कि जो शब्द व्याकरण के नियमों के अनुसार वाक्य में प्रयोग हो जाते हैं उनको पद कहते हैं। अब पद शब्द के साथ एक बंध शब्द जुड़ गया, पद बंध। पद के साथ बंध शब्द, बंध मतलब बंधा हुआ, जुड़ा हुआ, मिला हुआ। अब देखो पद और पदबंध
मैंने प्रश्न बताया था पद और पदबंध में अंतर, यह भी जानना जरूरी है। तो पद और पदबंध में क्या अंतर है? देखो, पद जो होता है वह आप जान चुके हैं कि जो शब्द व्याकरण के नियमों के अनुसार वाक्य में प्रयोग होते हैं वे पद कहलाते हैं। लेकिन वही पद जब अकेले नहीं, उनके साथ वाक्य में अकेले न रहकर उनके साथ और भी कुछ शब्द जुड़ जाते हैं, बंध जाते हैं, वो पूरे शब्द उस पद को लेकर वे सारे शब्द उसके साथ जो जुड़े हुए हैं सभी पदबंध कहलाते हैं। ठीक है। पदबंध में हम यूं कह सकते हैं, चलो पहले हम एक काम करते हैं, पदबंध के कुछ भेद हैं, उन भेदों के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद हम उसकी परिभाषा पर जाएंगे। ठीक है। पदबंध के भेदों के बारे में पहले जान लेते हैं। तो पदबंध के 5 भेद हैं। संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध और क्रिया विशेषण पदबंध। संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध और क्रिया विशेषण पदबंध। सबसे पहले संज्ञा पदबंध। देखो, जैसा कि यह एक वाक्य है, इस वाक्य के प्रत्येक शब्द पद हैं, यह तो आपको पता ही है। चूंकि वाक्य व्याकरण के नियमों के अनुसार शब्द बैठे हुए हैं वाक्य में, व्याकरण के नियमों के अनुसार शब्दों को बैठाया गया है इस वाक्य में, इसलिए इस वाक्य के शब्द शब्द न रहकर क्या हो गए हैं, पद हो गए हैं। लेकिन जहां से लेकर जहां तक मैंने अंडरलाइन किया है वो सारा पदबंध है। मतलब सुबह से प्रतीक्षा कर रहे बच्चे थक गए हैं, तो यहां सुबह से प्रतीक्षा कर रहे बच्चे, ये पदबंध है। ठीक है। क्यों पदबंध है आप यह जान लीजिए। पदबंध क्या होता है अभी आपको पता चल जाएगा। देखिए, यहां बच्चे शब्द है, अंत में क्या है, बच्चे शब्द। जहां तक मैंने अंडरलाइन किया है, बच्चे शब्द तक मैंने अंडरलाइन किया है। ठीक है ना, रेखांकित किया है वाक्य को। तो आपको देखने में ऐसा नहीं लग रहा है कि ये जो बच्चे शब्द से पहले जितने शब्द आए हैं सारे शब्द सीधे सीधे बच्चे शब्द से जुड़ गए हैं। सुबह से प्रतीक्षा कर रहे बच्चे, सिर्फ बच्चे मुख्य शब्द है, शीर्ष शब्द है ये बच्चे शब्द। लेकिन इसके पहले जो शब्द आए हैं वो इसके साथ, जैसे एक चैन में एक माला में एक गुड़िया पिरोई होती है, एक दूसरे से जुड़ी होती है, उसी प्रकार से बच्चे शब्द के साथ ये छोटी छोटी गुड़ियां जुड़ गई हैं। इसीलिए ऐसे वाक्यांश को पदबंध कहते हैं। ऐसे वाक्यांश को, वाक्यांश मतलब वाक्य का अंश, ये पूरा वाक्य नहीं यहां तक है, पूरा वाक्य यहां तक है, पूरा वाक्य यहां तक है। तो ऐसे वाक्यांश को, वाक्य के अंशों को हम पदबंध कहते हैं। ठीक है ना। सुबह से प्रतीक्षा कर रहे बच्चे। अब यहां देखिए, शेर की तरह दहाड़ने वाले आप शब्द के साथ ये सारे शब्द, माला की ये सारी मोतियां आप शब्द के साथ पूरी तरह जुड़ी हुई हैं, पढ़ने से पता चल रहा है। गुलाब सी सुंदर दीपा, लग रहा है कि नहीं, गुलाब सी सुंदर दीपा, सारे शब्द दीपा के लिए आए हैं। वह पढ़ते पढ़ते सो गया, यहां क्रिया है, पढ़ते पढ़ते सो गया क्रिया, सो गया क्रिया है, पढ़ते पढ़ते शब्द उसके साथ जुड़े हुए हैं। गाड़ी बहुत धीरे धीरे चलती है, बहुत धीरे धीरे के साथ बहुत शब्द जुड़ गया है। तो इस प्रकार से ये सारे शब्द, पहले बच्चे के साथ ये सारे शब्द जुड़ गए, आप के साथ ये सारे शब्द जुड़ गए, दीपा के साथ सारे शब्द, इस प्रकार से सारे शब्दों को पढ़कर ऐसा लगता है कि वे जाकर अंत वाले शब्द से जुड़ जा रहे हैं, ऐसा लगता है कि वे एक दूसरे के लिए बने हुए हैं। ऐसे वाक्यांशों को ही हम पदबंध कहते हैं।
आगे बढ़ते हैं कि पदबंध के 5 भेद हैं। संज्ञा पदबंध। अब संज्ञा पदबंध किसको कहते हैं? देखो, संज्ञा पदबंध में ऐसे शब्द आएंगे, संज्ञा शब्द से ऐसे शब्द जुड़े होंगे जो संज्ञा पदबंध का काम करते हैं। वे सारे शब्द संज्ञा पदबंध तभी कहलाएगा जब वे संज्ञा शब्द के साथ जुड़े हों। दूसरे शब्द के साथ, क्रिया के साथ जुड़े होंगे तो संज्ञा पदबंध तो नहीं कहलाएंगे। तो देखो, यहाँ बच्चे शब्द संज्ञा शब्द है और उससे पहले ये सारे शब्द आए हैं। सुबह से प्रतीक्षा कर रहे, तब बच्चे, यानी सारे शब्द बच्चे शब्द के लिए आए हैं। बच्चे संज्ञा शब्द है, इसीलिए इस पदबंध का नाम है संज्ञा पदबंध। उसी प्रकार से शेर की तरह दहाड़ने वाले आप शब्द सर्वनाम शब्द है और उससे पहले उससे ये सारे शब्द आकर जुड़ गए हैं, इसलिए यह सर्वनाम पदबंध है। उसी प्रकार से गुलाब सी सुंदर दीपा, दीपा संज्ञा शब्द है, ध्यान रखिए, लेकिन उसके पहले जो शब्द आए हैं गुलाब सी सुंदर, ये गुलाब सी सुंदर शब्द दीपा की विशेषता बता रहे हैं, इसीलिए दीपा संज्ञा शब्द होते हुए भी यह विशेषण पदबंध हो गया है। ठीक है, गुलाब सी सुंदर शब्द दीपा की विशेषता बता रहा है, इसलिए दीपा शब्द क्या हो गया? विशेषण। दीपा शब्द संज्ञा होने के बावजूद पूरा वाक्यांश जो है विशेषण पदबंध हो गया। उसी प्रकार से वह पढ़ते पढ़ते सो गया, सो गया क्रिया है और उससे पहले उससे जुड़े हुए शब्द आ गए पढ़ते पढ़ते, इसलिए पढ़ते पढ़ते सो गया। पढ़ना भी क्रिया ही है, लेकिन ये एक तार में आ गए, एक लय में, एक क्रम में, एक साथ एक दूसरे से गुथे हुए जैसे आ गए माला की तरह, इसलिए ये पूरा वाक्यांश क्रिया पदबंध है। अब क्रिया विशेषण पदबंध। क्रिया विशेषण का मतलब क्रिया की विशेषता जो बताए। अब देखिए, गाड़ी बहुत धीरे धीरे चलती है, गाड़ी बहुत धीरे धीरे चलती है। चलती है क्रिया है, चलती है क्या है? क्रिया है। अब क्रिया की विशेषता ये सारे शब्द बहुत धीरे धीरे, तो बहुत धीरे धीरे हो गया क्रिया विशेषण पदबंध। ठीक है, तो ये है पदबंध। अब हम आगे देखते हैं पद और पदबंध में अंतर। पद तो आपको समझ में आ गया। अब हम लोग समझते हैं पदबंध क्या है। जब एक से अधिक पद आपस में मिलकर एक व्याकरणिक इकाई का काम करते हैं तो उन्हें पदबंध कहते हैं। जब एक से अधिक पद, एक पद, दो पद, तीन पद, चार पद, एक से अधिक पद हो गए कि नहीं, ये पूरा एक पदबंध है। मैंने पहले ही दिखाया था उदाहरण में। तो यहां एक से अधिक पद आ गए और ये एक व्याकरणिक इकाई का काम करते हैं। इकाई मतलब मैंने बताया था ना, यूनिट। इकाई का मतलब यूनिट, ये एक यूनिट हो गया। ये पूरा पद एक यूनिट का काम कर रहा है, एक इकाई का काम कर रहा है। जब एक से अधिक पद आपस में मिलकर एक व्याकरणिक इकाई का काम करते हैं तो वे पद न कहलाकर क्या कहलाते हैं? पदबंध कहलाते हैं। यही है पदबंध। अब एक छोटा सा चीज मैं भूल गया था, उसको आप लोगों को बता देता हूं। जैसे कि वाक्य में शीर्ष पद और आश्रित पद। तो शीर्ष पद क्या होता है एक वाक्य में और आश्रित पद क्या होता है? तो देखो, जो पदबंध होता है वही शीर्ष पद होता है। गुलाब सी सुंदर दीपा, यहां दीपा शीर्ष है। अगर दीपा को हटा दिया जाए, दीपा शब्द को हटा दिया जाए तो क्या होगा? गुलाब सी सुंदर सो गई। वाक्य का जो अर्थ चाहिए था, वाक्य में
जो अभिष्ट अर्थ था, जो अर्थ हमको चाहिए था, वह अर्थ गायब हो गया। यानी कि मुख्य भूमिका यहाँ किसकी है वाक्य में? दीपा की। इसलिए ये जो दीपा शब्द है यही शीर्ष पद है। यहां पूरा वाक्यांश शीर्ष पद हो गया। क्या हो गया? शीर्ष पद। और सो गई आश्रित पद। मतलब आश्रित मतलब डिपेंडेंट। किस पर डिपेंडेंट? शीर्ष पद पर डिपेंडेंट। यानी कि शीर्ष पद न रहे तो आश्रित पद का कोई महत्व, कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा। तो ये हो गया आश्रित पद। यही है शीर्ष पद और आश्रित पद। हो सकता है कभी परीक्षा में पूछ दिया जाए शीर्ष पद क्या है, आश्रित पद क्या है। वाक्य में से शीर्ष पद और आश्रित पद अलग अलग कीजिए, तो आपको जानकारी रखनी जरूरी है। बस इतना ही आज के लिए। अगले वीडियो में हम फिर बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।